हेलो एवरीवन। सो आज है हमारा डे 8 ऑफ 30 डेज ऑफ जावास्क्रिप्ट चैलेंज। तो अभी तक हमने ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हमें करना है जो हमारे डे 6 के फंक्शन जो है वो चीज हम आज पढ़ने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस क्या होते हैं उसके बारे में। तो अगर आप जावास्क्रिप्ट सीख रहे हो, मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हो या कहीं से भी अगर आप जावास्क्रिप्ट सीख रहे हो, तो जावास्क्रिप्ट सीख रहे हो तो फंक्शंस को समझना मस्ट है, क्योंकि ये ही हमको बताता है कि हमारा कोड क्या होगा, ऑर्गेनाइज होगा, इसी की हेल्प से रियूजेबल होगा, क्लीन होगा। तो ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल है फंक्शन की हेल्प से, चलो समझते हैं। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हमारा एक फोल्डर बना लेते हैं जो है हमारा आज हम पढ़ने वाले हैं। आज हमारा है डे 8 और डे 8 में हम सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट। तो हमने एक फंक्शन नाम की फाइल बना ली है। तो अगर हम सबसे पहले नोट्स पे जाते हैं, हमारी डेफिनेशन देखते हैं फंक्शंस की। हमारी डेफिनेशन क्या होने वाली है, तो ये देखो फंक्शन क्या होता है। फंक्शन एक हमारा ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसको जो क्या करता है, एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। मतलब कुछ कोड है जो हमारा एक स्पेसिफिक तरीके का काम कर रहा है, जैसे कि ब्लॉक ऑफ कोड है जो हमारा एडिशन परफॉर्म कर रहा है, या फिर एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर रहा है, या किसी चीज को प्रिंट कर रहा है। तो ये चीज हमारी क्या होती है, फंक्शन इस तरीके का कोड होता है। तो अब फंक्शन को हम एक बार डिफाइन करते हैं और उसको हम बार बार यूज कर सकते हैं। कैसे, अभी हम चलो यहाँ पे देखते हैं। तो हम फंक्शन को ऑलरेडी बेसिक जो हमारा था फंक्शन का, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डेटा टाइप्स में। जो हमारा लेक्चर था डेटा टाइप्स का, उसमें हमने नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में पढ़ा था फंक्शंस के बारे में। तो फंक्शन अब आपको यहीं से समझ में आ गया होगा। फंक्शन क्या है हमारा, एक तरीके का नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। तो अब यहाँ पे हम नॉर्मल फंक्शन को कैसे डिक्लेयर करते हैं वो चलो यहाँ पे समझते हैं। तो हम फंक्शन कीवर्ड का यूज करते हैं और हमारे फंक्शन को क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। तो हमारा फंक्शन का सिंटेक्स क्या रहता है, आप लिखते हो फंक्शन कीवर्ड को, फिर उसके बाद आपको फंक्शन को जो भी नाम देना है। जैसे अगर आपका फंक्शन जो है वो प्रिंट कर रहा है, जैसे सम प्रिंट कर रहा है, ठीक है, एडिशन कर रहा है, तो आपने इसको नाम दे दिया ऐड फंक्शन बना दिया। अब यहां पे आपने क्या किया, इसके बाद इसका ये पैरेंथेसिस ओपन होते, तो ये हमारा सिंटेक्स रहता है। यहाँ पे आप फंक्शन का नेम कुछ भी दे सकते हो, जो भी स्पेसिफिक तरीके का वो टास्क कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आप उसका नेम दे सकते हो। तो यहाँ पे आप किसी भी तरीके का नेम दे सकते हो। फिर इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस ब्लॉक ऑफ कोड में जो भी चीजें लिखेंगी वो हमारा फंक्शन के अंदर आ जाती है। तो यहाँ पे अब हम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने देखा, हम यहाँ पे पहले प्रिंट करवाना चाह रहे हैं कि console.log हेलो, ठीक है, आई एम अ फंक्शन। इसने ये बोला, अभी ये मान लो हमारा ये क्या कर रहा है, ग्रीट कर रहा है, तो हमने इसको नाम दे दिया ग्रीटिंग फंक्शन। ये ग्रीट कर रहा है कि हेलो मैं एक फंक्शन, ये बता रहा है। तो यहाँ पे ये हमारा हो जाता है फंक्शन। अब इसको हम बोलते हैं कि हमने फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया है। अब हमने फंक्शन तो बना दिया, लेकिन यहाँ पे ये रन नहीं होगा, यहाँ पे आपका प्रिंट नहीं होगा। कैसे, चलो देखते हैं। यहाँ पे ये हम ऑलरेडी वैसे डिस्कस कर चुके हैं। तो कोड यहाँ पे हमें cd करना पड़ेगा, हमारा डे 8 में आ जाएंगे हम। फिर इसके बाद हमें रन करना पड़ेगा नोड functions.js। तो यहाँ पे देखो हमारा कुछ नहीं हो, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको कॉल नहीं किया। जब हम फंक्शन हमारा एग्जीक्यूट कब होता है, जब हम उसको कॉल करते हैं। अभी तो हमने बस डिफाइन किया है, इसको यूज नहीं किया। अब हम इस फंक्शन को यूज करना चाहते हैं, तो हम उसको यूज कैसे कर सकते हैं, हम लिखते हैं फंक्शन का नाम और यहाँ पे हम लगा लेते हैं ये हमारे पैरेंथेसिस। तो इससे क्या हो जाता है, हमारा फंक्शन कॉल हो जाता है। तो अब देखो, जब आप इस लाइन पे आए तो आपने बोला कि ग्रीट फंक्शन पे जाओ और उसके अंदर जो भी चीज हो उसको एग्जीक्यूट कर दो। तो आपका यहाँ पे हेलो आई एम अ फंक्शन प्रिंट हो गया। तो ये हमारा क्या था, नॉर्मल फंक्शन था। ये हमारा जावास्क्रिप्ट में सबसे बेसिक जो तरीके का फंक्शन होता है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट हमारे मल्टीपल टाइप्स के फंक्शन को सपोर्ट करता है। तो ये हमारा था नॉर्मल फंक्शन। अब यहाँ पे आपको ये चीज तो समझ में आ गई होगी कि फंक्शन कैसे होता है, क्या होता है। अब हम पढ़ रहे थे कि होस्टिंग कुछ तो होता है। हमने पहले देखा था ना कि होस्टिंग होता है, आपने सुना होगा, जब अगर आप प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे होगे तो हमें एक दो जगह नाम आया था होस्टिंग के बारे में। तो होस्टिंग अभी भी हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बस यहाँ पे मैं आपको बेसिक ओवरव्यू दूंगी कि होस्टिंग होती क्या है। होस्टिंग का मतलब होता है कि अगर हम फंक्शन को डिफाइन किए बिना ही पहले ही फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, मतलब अभी हमने फंक्शन को डिफाइन तो यहाँ पे किया है, लेकिन अगर हम मतलब
ऊपर से कोड एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है। तो हमने ऊपर तो फंक्शन को डिफाइन नहीं किया, लेकिन अगर हम यहाँ पे कॉल कर देते हैं, मतलब ग्रीट फंक्शन को हमने कॉल पहले कर दिया, डिफाइन बाद में किया, तो ये चीज हो जाती है हमारी होस्टिंग, कि हम डिफाइन करने के पहले ही अगर फंक्शन को कॉल कर दें या किसी चीज को यूज कर दें तो वो हो जाती है हमारी होस्टिंग। तो इसमें क्या होता है, इसमें जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली इस फंक्शन के कोड को, ये हमारे प्रोग्राम को रन करने से पहले फंक्शन के कोड को कहां ले जाता है, ऊपर ले जाता है, जिसकी वजह से ये पॉसिबल हो जाता है। हमारा नॉर्मल फंक्शन जो है वो होस्टिंग को सपोर्ट करता है, मतलब जरूरी नहीं है हर तरीके के फंक्शन, मतलब और आगे जो हम टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे कि सारे फंक्शन होस्टिंग को सपोर्ट करते हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ फंक्शंस होस्टिंग को सपोर्ट करते हैं, कुछ फंक्शंस होस्टिंग को सपोर्ट नहीं करते। तो हमारा ये जो नॉर्मल फंक्शन है ये होस्टिंग को सपोर्ट करता है। चलो अब इसको रन करके देखते हैं कि हमारा अच्छे से काम करता है कि नहीं। तो ये हमारा इसने बिल्कुल सही काम किया है, तो इससे आपको पता चल गया ये होस्टिंग को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, नोट बना देते हैं, Ctrl+Z। यहाँ पे हमारा ये क्या है, नॉर्मल फंक्शन सपोर्ट होस्टिंग, यहाँ पे हम लिख देते हैं। होस्टिंग, और यहाँ पे हमारा सिर्फ नॉर्मल फंक्शन हम बना देते हैं, उसको कैसे कॉल करते हैं, इसको कॉपी करके यहाँ पे हम लिख देते हैं नॉर्मल फंक्शन। तो नॉर्मल फंक्शन में हमें बाद में कॉल करते हैं यहाँ पे, बिना होस्टिंग के, विदाउट होस्टिंग। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने नॉर्मल फंक्शन के बारे में पढ़ लिया है। तो इसका सिंटेक्स क्या होता है, कुछ नहीं, फंक्शन कीवर्ड का यूज करो, फिर कोई भी फंक्शन का नाम दो, दो पैरेंथेसिस लो, और ये हमारा हो जाता है काम। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि फंक्शन, ये हमने देख लिया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि एक्सप्रेशन क्या होता है फंक्शन में। ये जो हमने जो पढ़ा अभी, इसको बोलते हैं हम फंक्शन डिक्लेरेशन, मतलब यहाँ पे हमने फंक्शन को डिक्लेयर किया और इसको हमने यूज किया, तो इसको हम यहाँ पे बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन बोलते हैं इसको। अब फंक्शन एक्सप्रेशन क्या होता है, आपको पूछा जाएगा डिफरेंस फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन एक्सप्रेशन में डिफरेंस क्या होता है, तो वो चीज बताओ। तो उस चीज के बारे में हम अब यहाँ पे पढ़ते हैं। तो हम यहाँ पढ़ते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन। तो फंक्शन एक्सप्रेशन में होता क्या है, तो फंक्शन एक्सप्रेशन में हम यहाँ पे क्या करते हैं, फंक्शन को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, मतलब हम फंक्शन को एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। हम वेरिएबल कैसे बनाते हैं, लेट, हमने बनाया यहाँ पे ग्रीट। ग्रीट हमारा क्या है, एक वेरिएबल है। अब इस ग्रीट वेरिएबल के अंदर हम फंक्शन को स्टोर कर रहे हैं। फंक्शन को हम कैसे बनाते हैं, फंक्शन को लिख देते हैं नाम। अब यहाँ पे हम फंक्शन का नेम दे भी सकते हैं और फंक्शन का नेम नहीं भी दे सकते। अगर हम इस फंक्शन को नेम नहीं दे रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं एनोनिमस फंक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये हमारा कहलाता है फंक्शन एक्सप्रेशन, इसको हम बोलते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन। जब हम फंक्शन को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन। अब इसके अंदर जैसे हम नॉर्मल फंक्शन में जैसे कोड यहाँ पे लिख सकते थे ना, इस ब्रैकेट के अंदर जो भी हमें एग्जीक्यूट करना है वो ही हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो चलो अब यहाँ पे हम जैसे लिख देते हैं कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे हम लिखते हैं आई एम अ फंक्शन एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे अगर हम इसको रन करना है तो अब हम इसको रन कैसे करेंगे, क्योंकि फंक्शन का तो नाम है नहीं, लेकिन हमने इस फंक्शन को किसके अंदर स्टोर कर लिया है, इस फंक्शन को हमने ग्रीट के अंदर, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम ग्रीट को कॉल करेंगे, मतलब मान लो अगर हम ग्रीट को ऐसा अकेला लिखते हैं, ग्रीट मतलब ग्रीट वेरिएबल को हम कॉल कर रहे हैं, तो ग्रीट वेरिएबल को अगर हम प्रिंट कराएंगे तो क्या होगा, जैसे हम करते थे ना कि लेट a इज इक्वल्स टू 10, और हम क्या कर देते थे, कंसोल डॉट लॉग कर देते थे। कंसोल डॉट लॉग करेंगे तो हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, 10 प्रिंट हो जाएगा। अगर हम a को कंसोल डॉट लॉग करेंगे तो 10 प्रिंट होगा। तो यहाँ पे अगर हम कंसोल डॉट लॉग करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, गैस करो। यहाँ पे प्रिंट होगा हमारा फंक्शन। क्यों, क्योंकि ग्रीट क्या स्टोर कर रहा है, ग्रीट एक फंक्शन को स्टोर कर रहा है, इसलिए यहाँ पे आया कि आपका जो ये ग्रीट वेरिएबल है ये एक फंक्शन को स्टोर कर रहा है। लेकिन हमें ये नहीं जानना कि ग्रीट स्टोर क्या कर रहा है, हमें ये करना है कि ग्रीट जिस फंक्शन को स्टोर कर रहा है उसके अंदर जो भी कोड है उसको एग्जीक्यूट कराना है। तो जैसे हम फंक्शन कॉल करने के लिए ब्रैकेट लगाते थे वैसे ही हम यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ गया आई एम अ फंक्शन एक्सप्रेशन। ठीक है, ये चीज तो ठीक है। अब आप बोलोगे
कि यहाँ पे अनडिफाइंड क्यों आ रहा है। यहाँ पे आप देखोगे, ये देखो ये अनडिफाइंड क्यों आ रहा है। तो अनडिफाइंड क्यों आ रहा है उसके पीछे का रीजन जानते हैं हम। यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही आपने ग्रीट को कॉल किया, तो जब आपने ग्रीट को कॉल किया तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ। अब इस फंक्शन ने क्या किया, फंक्शन ने ये स्टेटमेंट प्रिंट किया, लेकिन यहाँ पे इसने कुछ रिटर्न नहीं किया। मतलब इस पूरे फंक्शन ने कोई वैल्यू हमें नहीं दी। तो जब इसने कोई वैल्यू हमें नहीं दी तो ये क्या रिटर्न करता है, अनडिफाइंड रिटर्न करता है। तो ग्रीट के अंदर अनडिफाइंड स्टोर हुआ, इसीलिए यहाँ पे क्या आ गया, अनडिफाइंड आ गया। तो इस वजह से यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है। ठीक है, अब हम रिटर्न कैसे करते हैं किसी चीज को। तो हम, अगर आप किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि हम रिटर्न कीवर्ड की हेल्प से किसी भी चीज को रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम रिटर्न कीवर्ड का यूज करते हैं। तो हम करेंगे रिटर्न, आप कर दो 10 को। मतलब जब आप इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे होंगे तो जब ये फंक्शन खत्म होगा उसके बाद 10 हमारा क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। जब 10 रिटर्न होगा तो 10 हमारा ग्रीट के अंदर स्टोर होगा और यहाँ पे हमारा 10 जो है प्रिंट हो जाएगा। तो इसको चलो देखते हैं यहाँ पे। तो ये देखो, अब यहाँ पे अनडिफाइंड प्रिंट नहीं हुआ, अनडिफाइंड की जगह 10 प्रिंट हुआ। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अनडिफाइंड कैसे आ रहा था और वहां पे हमने रिटर्न क्या हुआ, रिटर्न क्या होता है, रिटर्न कीवर्ड क्या होता है, वो सारी चीजें भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। तो अब आपको फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन एक्सप्रेशन के बीच में भी डिफरेंस पता चल गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें कि जैसे आपने यहां बोला था कि ये होस्टिंग को सपोर्ट करता है, क्या आपकी फंक्शन एक्सप्रेशन होस्टिंग को सपोर्ट करती है? चलो देखते हैं। तो यहां पे हम इसको कॉपी करते हैं, पूरे को करेंगे कॉपी और इसको करेंगे कमेंट आउट। यहाँ पे हम देखेंगे फंक्शन एक्सप्रेशन क्या होस्टिंग को सपोर्ट करती है। तो यहाँ पे पेस्ट करते हैं और यहाँ पे हम console.log की जगह अब हमें प्रिंट नहीं करा रहे हैं, यहाँ पे ग्रीट सिर्फ हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो अब हमें रिटर्न ना भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, अब अनडिफाइंड प्रिंट नहीं होगा। लेकिन अब हम कॉल पहले कर रहे हैं। होस्टिंग में क्या होता है कि आपने उसको यहाँ पे बनाने के पहले ही आपने क्या कर दिया, कॉल कर दिया हो। तो क्या ये होस्टिंग पॉसिबल है इसमें, देखते हैं। तो यहाँ पे होस्टिंग पॉसिबल नहीं होती। ये देखो, ये हमें एरर आ गया कि आप एक्सेस नहीं कर सकते ग्रीट को बिना उसको इनिशियलाइज किए। ठीक है, बिना इनिशियलाइज किए आप ग्रीट को एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसका यहाँ पे हम लिख देंगे कि जो हमारा फंक्शन एक्सप्रेशन है, फंक्शन एक्सप्रेशन डज नॉट सपोर्ट होस्टिंग। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये चीज भी हमें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे हम इसको, ये वाले पॉइंट हमारे डिस्कस हो गए। अब हम यहाँ पे अभी हम देख रहे थे, अभी हमने जितने भी फंक्शन पढ़े उसमें हमने कोई भी पैरामीटर पास नहीं करवाया। तो चलो ये पैरामीटर होता क्या है, आर्ग्यूमेंट होता क्या है, चलो इसको समझ लेते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट की। पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो अब हम मान लो एक फंक्शन बना रहे हैं, एडिशन करता है जो, तो हम बनाएंगे एक फंक्शन, हम नॉर्मल फंक्शन ले रहे हैं, हमने फंक्शन कीवर्ड लिया, हमने ऐड किया और ये हमारा सिंटेक्स हो गया हमारा नॉर्मल फंक्शन का। अब हम चाहते हैं कि जैसे अगर हम मान लो कि हमारा कोड है, कोई हमारा प्रोग्राम है, हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो उस प्रोग्राम में हमें क्या करना है, एक जगह हमें करना है लेट a इज इक्वल्स टू 6 + 8, ठीक है। फिर बाद में कहीं हमको b इज इक्वल्स टू 9 + 10 ऐसा लिखना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम दो चीज को प्लस कर रहे हैं और यहाँ पे भी हम दो चीज को प्लस कर रहे हैं। ऐसे मान लो आपने अपने कोड में ऐसे स्टेटमेंट, दो वेरिएबल को ऐड करने की स्टेटमेंट 50-60 स्टेटमेंट है। तो हम बार बार ऐसे एडिशन ऑपरेशन का यूज करने से अच्छा हम क्या कर सकते हैं, हमने एक फंक्शन को बना लिया और जो क्या कर रहा है, दो नंबर को ऐड कर रहा है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे पैरामीटर पास कर सकते हैं। पैरामीटर मतलब हमने बोला कि आपका ये जो फंक्शन है इसमें हम एक नंबर पास करेंगे और एक और नंबर पास करेंगे और आपको क्या करना है, आपको इन दोनों को सम करके प्रिंट करा देना है। तो आप इन दोनों का सम को प्रिंट करा रहे होगे, आप क्या करोगे, console.log a + b, ठीक है। तो अब आपको कहीं पे भी अगर दो नंबर को ऐड कराना होगा तो आप क्या करोगे, आप करोगे ऐड फंक्शन को कॉल। अगर आपको 8 और 9 को ऐड करना है तो आप सिर्फ सिंपली 8 और 9 लिख दोगे। फिर आपको बाद में कहीं पे ऐड मान लो करना है 7 और
9 को, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकोगे। अब चलो इसको देखते हैं कैसे। तो ये देखो, इसने हमारा 8 + 9 17 प्रिंट कर दिया है और 7 + 9 हमारा 16 प्रिंट कर दिया है, जो कि बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से हम ये कर सकते हैं। अब थोड़ा सा दिमाग में ये आ रहा होगा कि अगर हमको यहाँ पे ये ऐड करना है, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है। तो अब आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा, यार ऐड, यहाँ पे आपने लिखा ऐड वेरिएबल और फिर ऐसे लिख रहे हो, और अगर आप इसकी जगह पे a = 8 + 9 भी लिख रहे थे तो भी तो ये छोटा सा कोड था, एक लाइन का था, हम इसकी जगह पे ये लिख लेंगे। पर ये ऐसा यूज हमारा इसलिए होता है, अगर आपको मान लो कि आपको जैसे प्रिंट करवाने हैं, बहुत सारे स्टेटमेंट है, आपको बहुत सारी चीजें करवानी है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें प्रिंट करवानी है, तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट में आप लिख दोगे, जैसे आपको मान लो console.log, यहाँ पे आपको प्रिंट कराना है हेलो हाय, ऐसा कुछ कुछ, यहाँ पे आपको प्रिंट कराना है हेलो, यहाँ पे आपको प्रिंट कराना है हाय। ऐसे प्रोग्राम हमारा कुछ आगे यूजफुल रहेगा, उसमें ऐसे बहुत सारी चीजें। अब इनको हमको क्या करना है, ये वाली चीज जो ये हमारा पर्टिकुलर ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है, ये हमारा बार बार प्रोग्राम में यूज हो रहा है, तो बार बार ये 4 लाइन लिखने से अच्छा हम क्या करेंगे, सिर्फ सिंपली हम ये एक लाइन लिखेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा ये कोड बार बार हम रीयूज कर सकेंगे, और इससे ये भी होगा कि अगर फ्यूचर में मान लो हमें इस हेलो की जगह पे हमें प्रिंट करना है नमस्ते, तो अगर आप ये 4 लाइन को हर जगह प्रोग्राम में आप 50 जगह जहां ये यूज कर रहे हो, 50 जगह जहां पे आपने ये 4 लाइन लिखी है, आपको 50 जगह जाके हेलो की जगह नमस्ते करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने उस कोड को फंक्शन के अंदर लिखा है तो आपको सिर्फ एक जगह जाके हेलो की जगह नमस्ते करना होगा, और वो ऑटोमेटिकली हमारा बाकी प्रोग्राम में जहां पे भी होगा, जहां से फंक्शन कॉल होगा, तो अब हर बार नमस्ते प्रिंट होगा। तो ये चीज कहलाती है कोड रीयूजेबिलिटी, मतलब हम कोड को आराम से रीयूज कर सकते हैं, और कोड को डीबग करना भी आसान बनाता है हमारा फंक्शन। तो इस तरीके से आपको पता चल गया होगा। अब इसके बाद हमने यहाँ पे देख रहे थे, मेन चीज तो हमारी थी कि हम पैरामीटर के बारे में बात कर रहे थे। तो यहाँ पे जो हम ये चीज है ना a और b, इसको हम बोलते हैं पैरामीटर, और यहाँ पे जो हम पास करा रहे हैं एक्चुअल वैल्यू, आर्ग्यूमेंट मतलब एक्चुअल वैल्यू, जो यहाँ पे हम एक्चुअल में वैल्यू पास करा रहे हैं वो चीज कहलाती है हमारी आर्ग्यूमेंट। तो अब आपको पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट के बारे में भी पता चल गया होगा कि पैरामीटर क्या होते हैं, आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं। अब आप बोल रहे हो कि यार मेरे को तो ऐड करवाना है 8 को, 7 को और 1 को, ठीक है, तो अब क्या होगा, मैंने ऐड फंक्शन कॉल कर दिया, मेरे को ये 3 चीज को ऐड कराना है। अब आप बोलोगे कि यार 8 + 7 होता है 15, इसने तो 1 को प्लस ही नहीं किया, इसने तो बस इन दोनों को प्लस करके हमें रिटर्न कर दिया। तो आप बोलोगे कि यहाँ पे आप सिर्फ 2 चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हो, मतलब जब आपने ऐड कॉल किया तो आपका ये फंक्शन कॉल हुआ, फिर इसने क्या बोला, हमको एक आप कोई वैल्यू दे रहे हो, उसको हम a वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, तो आपने पहली वैल्यू क्या दी है 8, तो उसने उसको a वेरिएबल में स्टोर कर लिया। फिर आपने नेक्स्ट वैल्यू क्या दी है 7, तो आपने उसको b वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब आपने थर्ड वैल्यू 1 दे दी, लेकिन यहाँ पे तो आपने कोई वेरिएबल बनाया ही नहीं है उसको एक्सेप्ट करने के लिए, तो आप बोलोगे कि मैं इसको एक c वेरिएबल बना देता हूं, ठीक है, और यहाँ पे मैं a + b + c कर देता हूं। तो अब तो यहाँ पे हमारी 8 जाएगी a में, 7 जाएगी b में और 1 जाएगी c में, तो अब तो इसका सही आना चाहिए 16 आंसर। तो चलो अब देखते हैं कैसे आता है कि नहीं। तो ये आपका तो 16 आ गया, लेकिन अब बोलोगे यार ये क्या हुआ, यहाँ पे तो NaN आ गया। NaN क्यों आया, तो NaN इसलिए आया क्योंकि जब आपने यहाँ पे 8 दिया तो a के अंदर चला गया 8, b के अंदर चला गया 9, और c के अंदर अभी आपने कुछ भी चीज इनिशियलाइज नहीं की है। और हमने जब वेरिएबल डिस्कस कर रहे थे तो हमने पढ़ा था कि जब हम वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं करते तो उसमें कौन सी वैल्यू स्टोर होती है, अनडिफाइंड स्टोर होती है। तो आप क्या कर रहे हो, आप 8 + 9 + अनडिफाइंड कर रहे हो, तो ये क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा नॉट अ नंबर, इसीलिए आपका यहाँ पे प्रिंट हुआ नॉट अ नंबर। तो अब हम इस चीज को सॉल्व कैसे कर सकते हैं,
ये जो हमारे अंदर प्रॉब्लम आ रही है इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हम यूज करेंगे डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यू। तो यहाँ पे हम डिफॉल्ट पैरामीटर मतलब क्या होता है कि हम बाय डिफॉल्ट वैल्यू दे देते हैं कि c इज इक्वल्स टू हमने दे दिया 0। मतलब कि अगर आपका यहाँ पे कोई आप फंक्शन कॉल कर रहे हो लेकिन उसमें आपने c को इनिशियलाइज नहीं किया है, आपने यहाँ पे देखो c को पास नहीं किया है, तो आप क्या करोगे, c में डिफॉल्ट वैल्यू 0 ले लोगे, मतलब c की वैल्यू आप 0 मान लोगे। लेकिन अगर किसी ने c की वैल्यू पास की है तो आप फिर 0 नहीं मानोगे उसकी वैल्यू, आप उस वैल्यू को मानोगे जो उसने पास की है। तो आप देखोगे दोनों के आंसर हमारे जो है वो करेक्ट आएंगे। तो यहाँ पे आ गया हमारा 17 और यहाँ पे आ गया हमारा 16। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या पढ़ लिया, डिफॉल्ट पैरामीटर भी पढ़ लिया। तो ये हमारा क्या हो गया, डिफॉल्ट पैरामीटर भी पढ़ लिया। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि चलो अब मेरे को ये नहीं करना, मेरे को करना है ऐड, मेरे को करना है 1 + 7 + 13 + 17 और प्लस हमें करना है 3। तो अब मैं क्या करूं, कुछ नहीं, रन कर लो। चलो देखते हैं रन करना है। तो यहाँ पे फिर हमारी वही प्रॉब्लम आई कि यहाँ पे तो बस हमारे पास 3 वेरिएबल एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये किसका सम दे देगा, ये हमारा इन तीनों वेरिएबल का सम दे देगा। मतलब 13 + 7 हो गया 20 + 1 हो गया 21, तो इसने हमें दे दिया 21। तो हम ऐसा क्या करें, अगर हम ये चाहते हैं कि हम कितने भी आर्ग्यूमेंट्स दे, चाहे यहाँ पे हम 1000 आर्ग्यूमेंट दे दे, चाहे हम 50 आर्ग्यूमेंट दे दे, तो हमारा जो ऐड फंक्शन है वो 50 के 50 का एडिशन करके दे दे। अगर हम 10 आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं तो वो 10 के 10 का एडिशन करके दे दे। तो उसके लिए हम यूज करते हैं रेस ऑपरेटर। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, पहले थोड़ा सा इसको कॉपी करके हम बना लेते हैं। पहले तो पैरामीटर एंड आर्ग्यूमेंट, तो यहाँ पे इसको हम करते हैं कमेंट। तो यहाँ पे हम पहले डिफॉल्ट को भी हमने एक्सप्लेन नहीं किया था, तो हम यहाँ पे ये बना देते हैं हमारा नॉर्मल। यहाँ पे हमने पैरामीटर बताया, तो ये हमारे हो जाते हैं पैरामीटर। और यहाँ पे ये जो हमारे पास हो रहा है 8 और 9, ये क्या है, हमारे आर्ग्यूमेंट। ठीक है, फिर इसके बाद हमने पढ़ा डिफॉल्ट पैरामीटर के बारे में। तो यहाँ पे हमने ये डिफॉल्ट पैरामीटर पढ़ लिया। फिर इसके बाद अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, अब हम पढ़ने वाले हैं हमारा रेस ऑपरेटर। अब ये रेस ऑपरेटर क्या है वो चलो देखते हैं, समझते हैं। तो यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे रेस्ट ऑपरेटर या रेस्ट पैरामीटर। ठीक है, ये रेस्ट एक पैरामीटर है, पैरामीटर की तरह हम इसको पास करेंगे कैसे। तो अब मैं जो आपको बता रही थी कि हमें क्या चाहिए, हमें एक ऐसा एडिशन फंक्शन चाहिए जिसमें हम वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स दें। मतलब कभी अगर हमने 10 दे दिए, कभी 50 दे दी, तो वो उन सबका सम करके हमको दे दे। तो उसके लिए हम यूज करते हैं हमारा रेस्ट पैरामीटर। रेस्ट पैरामीटर क्या होता है, आप 3 डॉट लिखोगे और उसके बाद आप कोई भी वेरिएबल ले लोगे। फॉर एग्जाम्पल हमने दे दिया नम, तो ये क्या करता है, ये हमारा जो जितने भी आप यहाँ पे आर्ग्यूमेंट दोगे उसको हमारे एक एरे में कन्वर्ट कर देता है। एरे में कन्वर्ट कर देता है, हाँ एरे में कन्वर्ट कर देता है। मतलब ये क्या करेगा, अगर हम यहाँ पे प्रिंट करा दें हमारे नम को, ये नम क्या है ये देखना है, console.log, यहाँ पे हमने करा दिया नम को प्रिंट। तो नम क्या है चलो देखते हैं। मैंने बोला किस में कन्वर्ट कर देता है, एरे में। तो ये देखो यहाँ पे जब हमने 8 और 9 को पास किया तो इसने क्या कर दिया, नम नाम के नम नाम का एरे बनाया, उसमें ये चीजें स्टोर करी, नम वेरिएबल में ये एरे स्टोर कर लिया। फिर हमने 8 7 1 बनाया तो उसको भी एरे बना दिया और ये हमने पास किया, तो इतने भी। तो अब हम जितने भी आर्ग्यूमेंट पास करेंगे वो इसको एरे बना देगा। अब इस एरे के हम सारे नंबर को प्लस कर सकते हैं। कैसे प्लस कर सकते हैं, इसको हम फॉर ऑफ लूप हमने पढ़ा था हमारे लूप्स वाले, उसमें हम क्या करेंगे, एक पहले तो हम एक वेरिएबल बना लेंगे लेट रिजल्ट, जिसमें हम वैल्यू को स्टोर करेंगे। तो लेट रिजल्ट हमने लिख दिया 0। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर ऑफ लूप को लगाएंगे। फॉर हमारी जो नंबर रहेगा, मतलब वैल्यू, जो भी हमारी वैल्यू रहेगी ऑफ किसकी, नम जो हमारा एरे है उसमें से जो वैल्यू हमें मिलेगी उसको हमें रिजल्ट में ऐड करते जाना है। तो रिजल्ट प्लस इक्वल टू हम क्या करेंगे, जो भी हमारी वैल्यू है उसको प्लस करते जाएंगे। और आखिरी में हम क्या करना चाहेंगे, हम इसको रिटर्न करना चाहेंगे। इसको थोड़ा फॉर्मेटिंग कर लिया हमने यहाँ पे। अब यहाँ पे जो भी हमारा सम हो गया वो हमें सम को रिटर्न करना है, तो यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे
या फिर हम यहीं पे प्रिंट करा रहे थे ना, तो हम यहीं पे प्रिंट करा देंगे console.log हमारा रिजल्ट को प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, तो चलो अब हम देखते हैं सही आता है कि नहीं। तो यहाँ पे अब देखो हमारा आ गया है, जब हमने 8 और 9 किया था तो 8 और 9 का सबमिशन 10 दे दी, सॉरी 17 दे दिया है, इन तीनों का सबमिशन 16 और इन सब का सबमिशन, पांचों का सबमिशन उसने दे दिया हमको 41। तो हम कितने भी आर्गुमेंट पास कराएंगे तो ये हमारा हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है। और स्प्रेड ऑपरेटर भी होता है, वो भी हमारा 3 डॉट से ही बताते हैं हम उसको, लेकिन इनमें डिफरेंस होता है रेस्ट ऑपरेटर और स्प्रेड ऑपरेटर में, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप ये रेस्ट ऑपरेटर को समझ लो, ये क्या करता है, कैसे एरे में बनाता है और कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी हमारे पास वेरिएबल आर्गुमेंट होंगे तो हम क्या करेंगे, इसका यूज कर सकते हैं, रेस्ट ऑपरेटर का। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, और ये काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत जगह हम इसको यूज भी करेंगे आगे, तो इसीलिए अच्छे से समझ लेना। अब इसके आगे हम जो नेक्स्ट हमारा पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे हमने रेस्ट पैरामीटर को पढ़ लिया है, कवर कर लिया है। इसके बाद हम बात करते हैं रिटर्न वैल्यू भी हमने पढ़ लिया। तो अब हम बात करते हैं दिस कीवर्ड की। दिस कीवर्ड क्या होता है पहले, तो यहाँ पे हम इसी फाइल में कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं दिस, या फिर अलग से हम बना लेते हैं दिस कीवर्ड की फाइल, दिस .js। तो यहां पे हम बात करने वाले हैं दिस क्या होता है, एक कीवर्ड होता है। ये एक स्पेशल तरीके का कीवर्ड है जो करंट एग्जीक्यूटिंग ऑब्जेक्ट को रिफर करता है। मतलब ये किसको पॉइंट करता है, जो करंट में हमारा ऑब्जेक्ट है उसको पॉइंट करता है। कैसे, चलो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, समझ में आएगा आप कैसे। मतलब अगर हमें वैल्यू चाहिए, दिस ऑपरेटर मतलब कौन सी वैल्यू को एक्सेस करेगा, तो डिपेंड करता है फंक्शन कैसे कॉल हुआ है, मतलब वो फंक्शन कैसे कॉल हुआ है उस तरीके से। मतलब ये दिस कीवर्ड कुछ फंक्शन के साथ चलता है, कुछ फंक्शन के साथ नहीं चलता, वो भी कैसे अभी चलो समझते हैं। तो फटाफट से हम पहले लिख लेते हैं कि अगर हमारा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, हमारा प्रोग्राम में कुछ नहीं है, पूरा खाली प्रोग्राम है, और हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं console.log दिस। तो ये दिस होती क्या चीज है, हमें ये जानना है कि ये दिस है क्या। सॉरी, हम यहाँ पे फंक्शन नहीं, हमें यहाँ पे रन करवाना है नोड this.js को। तो यहाँ पे इसने हमें एम्प्टी पैरेंथेसिस लिख के दे दिया है, मतलब एम्प्टी पैरेंथेसिस रिटर्न किया। इसका मतलब यहाँ पे जो दिस है वो किसको पॉइंट कर रहा है, दिस हमारा पॉइंट कर रहा है एक एम्प्टी पैरेंथेसिस को, मतलब दिस किसी को भी नहीं, खाली चीज को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम यही सेम स्टेटमेंट हमारे ब्राउजर में लिखते हैं तो क्या होता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे हम इंस्पेक्ट करते हैं इसको, और यहाँ पे कंसोल पे जाके हम इसको रन कराते हैं, किसको, console.log दिस। तो ये क्या देता है, अब इसने हमें यहाँ क्या दे दिया है, विंडो ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर दिया। ये बहुत सारी चीजें हैं कि आप इन सब चीजों को यूज कर सकते हो दिस की हेल्प से। तो इसने किसको, विंडो को पॉइंट कर दिया। इसने हमें एम्प्टी पैरेंथेसिस को ये पॉइंट नहीं कर रहा है, ये किसको पॉइंट कर रहा है, विंडो को पॉइंट कर रहा है। तो ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि जब हम दिस कीवर्ड को ब्राउजर में एक्सेस करते हैं तो वो हमारा किसको पॉइंट करता है, वो हमारे विंडो ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। लेकिन अगर हम दिस कीवर्ड को कहाँ पे हमारे Node.js एनवायरनमेंट में रन करते हैं तो वो हमें क्या दे देता है, एम्प्टी पैरेंथेसिस दे देता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको समझ में आ गया होगा कि दिस कीवर्ड का दोनों जगह अलग अलग मतलब हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो अब आपको समझ में आएगा कि ये करंट ऑब्जेक्ट को कैसे पॉइंट करता है। तो इसके लिए हम फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं यूजर। अब हमने यूजर बनाया एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमने पहले ही बेसिक पढ़ चुके हैं डेटा टाइप्स में, तो ये आपको आता ही होगा। तो यहाँ पे हमने दिया उसका नेम है, कुछ नेम क्या है, नेम हमने दे दिया यश है उसका नाम। और उसके बाद हमने यहाँ पे क्या दिया है कि इसमें एक ग्रीट फंक्शन भी है। हमने क्या किया, एक फंक्शन ऑब्जेक्ट के अंदर एक फंक्शन बना रहे हैं, फंक्शन, और हमने इसको क्या एक वेरिएबल में स्टोर किया है, तो हम इसको एनोनिमस बना रहे हैं। तो इसके अंदर हम क्या लिखना चाह रहे हैं, console.log हम करना चाह रहे हैं कि अब यहां पे अगर हम दिस कीवर्ड का यूज करेंगे तो वो किसको पॉइंट करेगा,
जो करंट ऑब्जेक्ट है, मतलब ये हमारा जो फंक्शन है ये किसके अंदर आ रहा है, यूजर के अंदर आ रहा है। करंट ऑब्जेक्ट इसका क्या हुआ, यूजर इसका करंट ऑब्जेक्ट हुआ, मतलब ये दिस किसको पॉइंट करेगा, यूजर को पॉइंट करेगा। अगर समझ में नहीं आता, अभी देखो अभी हमने किया था तो एम्प्टी पैरेंथेसिस को पॉइंट कर रहा था, लेकिन अगर हमने यूजर के एक ऑब्जेक्ट के अंदर हमने लिखा फंक्शन के अंदर दिस कीवर्ड को, तो ये किसको पॉइंट कर रहा है ये देखते हैं हम। तो यहाँ पे सॉरी हमने यहाँ पे उसको कॉल नहीं किया इसलिए प्रिंट नहीं हो रहा हमने, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो बना दिया लेकिन ऑब्जेक्ट को यूज नहीं किया ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूजर डॉट ग्रीट। अब हम यूजर के ग्रीट को हम एक्सेस करना चाह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो फंक्शन है इसलिए हमने यहाँ पे लगाया। अब हमें समझ में आएगा कि जब हमने यूजर के ग्रीट को कॉल किया तो प्रिंट होगा कंसोल डॉट लॉग दिस। तो यहाँ पे दिस प्रिंट हो रहा है, तो दिस किसको पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे देखो तो दिस हमारे ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। किस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। तो अब हम दिस की हेल्प से किसी भी चीज को एक्सेस कर सकते हैं इस ऑब्जेक्ट की। हम चाहते हैं दिस डॉट नेम, तो ये हमें क्या प्रिंट करके देगा, यश प्रिंट करके देगा। तो आपको समझ में आ गया कि कैसे हमारा वो पहले किसको पॉइंट कर रहा था, पहले हमारे बाहर किसको पॉइंट कर रहा था, एम्प्टी पैरेंथेसिस को, लेकिन हमने इसके अंदर लिखा तो इधर पे। और अगर हम मान लो ये चीजें हमारी हो गई, ठीक है, तो इस तरीके से हमने ऑब्जेक्ट बना लिया की वैल्यू पेयर में कैसे दिस होता है, ये सब चीजें। लेकिन अब यहाँ पे हमने आगे पढ़ते हैं क्या, कि अगर हमने मान लो ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं लिखा, नॉर्मल फंक्शन के अंदर दिस लिखा है, तो क्या होता है। मतलब ये जो फंक्शन है ये हमने अंदर बनाया था अभी ऑब्जेक्ट के, लेकिन अगर हम इस फंक्शन को बाहर बनाते हैं ऑब्जेक्ट के तो क्या होता है। तो यहाँ पे हम इसको फंक्शन को नेम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी ग्रीट नाम दे देते हैं, ठीक है। तो इसको अभी फिलहाल में हम कमेंट आउट करते हैं यहाँ पे, और ये वाली चीज को भी कमेंट करते हैं। और यहाँ पे अब हम क्या देखते हैं, अब हमारा फंक्शन के अंदर है, नॉर्मली ऑब्जेक्ट को पॉइंट नहीं कर रहा अभी सिर्फ फंक्शन के अंदर है, तो हमारा दिस क्या देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा दिस क्या देगा, अभी हमने ग्रीट को कॉल नहीं किया इसलिए हमारा ये एम्प्टी आ गया। यहाँ पे हमने ग्रीट को कॉल भी कर लिया, तो अब हम देखते हैं दिस के अंदर क्या प्रिंट होता है। तो यहाँ पे दिस के अंदर ये कुछ चीजें प्रिंट हुई है, मतलब ये अब हमारे ग्लोबल ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो ये किसी एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है, मतलब ये एम्प्टी नहीं है दिस, मतलब अभी भी हम यहाँ पे दिस को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे किसी ग्लोबल ऑब्जेक्ट को ये क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। अगर हम यहाँ पे दिस डॉट फैच करके देखें तो क्या होता है, तो यहाँ पे हमारा इसने फैच फंक्शन को किया है। फैच एक फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे देखो इसने बोला था ना हमारा ये एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। दिस किसको पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट को। तो इस ग्लोबल ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या था, ये चीजें हमें यहाँ पे दिख रही हैं। तो मैंने सोचा कि इस ग्लोबल ऑब्जेक्ट के अंदर फैच है, तो क्या हम फैच को एक्सेस कर सकते हैं, तो इसने हमने कर लिया। ये देखो फंक्शन है हमारा एक फैच। इस तरीके से हमें पता है दिस किसको पॉइंट करता है, उस चीज को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सॉरी ये इस तरीके से नहीं हुआ, यहाँ पे हमने फैच को किया था, तो ये हमारा फैच एक फंक्शन है, इसने बता दिया। फिर ये चीजें आपको समझ में आ गई कि दिस हमारा किसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अभी भी अगर हम हमारे प्रोग्राम में हमने कुछ ऐड कर दिया है, लेकिन अगर हम अभी भी क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे दिस करेंगे, तो ये हमारे किसको पॉइंट करेगा, 1 मिनट, ये हमारे एम्प्टी पैरेंथेसिस को पॉइंट करेगा। मतलब अगर आप किसी चीज के अंदर नहीं लिखते हो, नॉर्मल ग्लोबल स्कोप में ग्लोबली आप लिखते हो दिस को, तो ग्लोबली दिस किसको पॉइंट कर रहा है, ग्लोबली दिस हमारे एम्प्टी पैरेंथेसिस को पॉइंट कर रहा है। फंक्शन के अंदर वो ग्लोबल ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है, और हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर वो किसको पॉइंट करता है, करेंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है, ठीक है। तो अभी ये हमने बेसिक पढ़ा है दिस का। हाँ भाई, अभी आपको पता चल गया होगा कि दिस पॉइंट किसको करता है। ये चीजें थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग तो आ गई होगी, जितना हमने समझा है एटलीस्ट उतना तो आ गया होगा आपको समझ में। बाकी हम दिस को आगे पढ़ रहे होंगे, जब हम ब्लाइंड कॉपी वगैरह वो सब चीजें पढ़ेंगे, तब हम वो सारी चीजें ये दिस को और ज्यादा डिटेल में समझ रहे होंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना काफी है, और इसको हमने इसीलिए पढ़ा क्योंकि एरो फंक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर आप एरो फंक्शन को कहीं और से भी देखोगे तो आपको एक स्टेटमेंट सुनने मिलेगा, क्या
कि एरो फंक्शन के अंदर दिस काम नहीं करता, हम दिस को यूज नहीं करते एरो फंक्शन के अंदर। तो ये चीजें क्यों हैं, अब हम वो चीज समझने जा रहे हैं। और एरो फंक्शन होता क्या है वो भी चीज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि एरो फंक्शन होता क्या है। तो हम यहाँ पे एक और न्यू बना लेते हैं एरो फंक्शन नाम से फाइल, क्योंकि एरो फंक्शन और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा यूज करते हैं हम लोग जब भी हम किसी प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं, बिल्ड करते हैं जावा स्क्रिप्ट की हेल्प से, तो हम एरो फंक्शन को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो एरो फंक्शन डॉट जेएस, तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं एरो फंक्शन को। तो एरो फंक्शन का सबसे पहले हम सिंटेक्स देख लेते हैं। तो वो क्या होता है, एरो फंक्शन का सिंटेक्स होता है ये, फिर इसके बाद हम यहाँ पे बना देते हैं एरो, और इसके बाद हमारा आ जाता है ये। तो ये हमारा है एरो फंक्शन का सिंटेक्स। अब आप बोलोगे ये क्या लिख दिया, तो ये कैसे आया वो मैं ये बताती हूँ आपको, मतलब याद करने के लिए कैसे क्या हुआ ये हम याद करने के लिए बता रहे हैं। हमारा नॉर्मल फंक्शन हम कैसे लिखते थे, फंक्शन, फिर फंक्शन का नेम, यहाँ पे हम फंक्शन का नेम दे देते थे, फिर हम यहाँ पे ब्रैकेट लिखते थे, और इसके बाद हम क्या करते थे, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाते थे। और अगर यहीं पे हमारा ये एक्सप्रेशन फंक्शन होता तो हम क्या करते, इसको हम किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेते, लेट जो भी हमारा वेल है मान लो इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम फंक्शन को स्टोर कर लेते और यहाँ पे हमें नेम लिखने की जरूरत भी नहीं रहती, हम बिना नेम के भी काम चला लेते। तो यहाँ पे क्या किया है हमने, बस हमने क्या किया है, इसको हटा के, अगर हम इसको हटा दें, यहाँ पे अगर हम इसको नेम को हटा देंगे फंक्शन और उसको नेम को हटा दिया हमने, तो यहाँ पे हम इसको एरो से वो रिप्लेस हो जाता है। यहाँ पे हमने फंक्शन को रिप्लेस कर दिया किससे, एरो से, तो ये हो गया हमारा एरो फंक्शन। बस हम फंक्शन कीवर्ड की जगह पे एरो का यूज कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, एरो फंक्शन हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमारा एरो फंक्शन होता है। बाकी अब जैसे आप नॉर्मल फंक्शन में लिखते हो उसी तरीके से आप इस पैरेंथेसिस के अंदर लिख सकते हो, और इस वेरिएबल की हेल्प से आप इस एरो फंक्शन को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि अब हमारा यहाँ पे जो एरो है ये बता रहा है कि ये हमारा क्या है, एक फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, एरो फंक्शन है। अब हमें यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा हो गया सिंटेक्स, अभी हमने देख लिया एरो फंक्शन का। तो अब हम इसको कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिया कि हम इसमें, और जैसे यहाँ पे ये, जैसे हम नॉर्मल फंक्शन में क्या करते थे, नॉर्मल फंक्शन में हम यहाँ पे पैरामीटर्स पास कराते थे, वैसे ही सिमिलरली हम इसके अंदर पैरामीटर्स पास करा सकते हैं। अभी फॉर एग्जांपल इसके अंदर हम नेम पास करा रहे हैं, और यहाँ पे हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, कंसोल कर रहे हैं हम, कंसोल डॉट लॉग, हम प्रिंट करा रहे हैं नेम को। ठीक है, तो अब हम इस फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे, एरो फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे, तो हम इस एरो फंक्शन को किसके अंदर स्टोर कर रहे हैं, एक वेरिएबल के अंदर। तो इस वेरिएबल की हेल्प से हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो यहां पे हम क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा हमारा फंक्शन का वैल्यू। ठीक है, तो अगर हम मान लो ये वैल्यू क्या है, वैल्यू है, तो ये अब हमें क्या देगा, अगर हम इसको प्रिंट कराएं, कंसोल डॉट लॉग करवाते हैं, तो ये हमें क्या दे देगा, जैसे हमने नॉर्मल फंक्शन में देखा था वो हमें क्या दे रहा था, फंक्शन दे रहा था। अब ये हमें क्या देगा, हमें दिस को रन नहीं करना है, हमें रन करना है एरो फंक्शन डॉट जेएस को। तो यहाँ पे इसने दे दिया, देखो फंक्शन है जिसका नाम वैल्यू है, मतलब ये वैल्यू क्या है, वैल्यू हमारा एक फंक्शन को स्टोर कर रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल सही, लेकिन हमें इस फंक्शन को एक्सेस करना है, तो हम यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाएंगे, उसके अंदर हम क्या पैरामीटर पास करा रहे हैं, नेम, तो हमने पास करा दिया यश। तो यहाँ पे जब हम रन करेंगे तो ये हमारा यश प्रिंट कर देगा। और यहाँ पे अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, वो भी हम इसके पहले नॉर्मल फंक्शन में जो रीजन था कि हमने यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखा, उसी वजह से ये हमारा आ रहा है। अब हम यहाँ पे RETURN रिटर्न लिख देंगे, 10 या 20 लिख दिया हमने, तो यहाँ पे अब देखो अनडिफाइंड की जगह 20 आ जाएगा। ठीक है, या फिर हमें यहाँ पे रिटर्न नहीं करवाना है, तो हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग प्रिंट करने की जगह क्या कर देंगे, नॉर्मली हम सिर्फ यहाँ पे कॉल कर देंगे फंक्शन को, तो अब हमारा अनडिफाइंड नहीं आएगा, सिर्फ यश आएगा। ये देखो यश आ गया। तो इस तरीके से हमारा एरो फंक्शन क्या करता है, वर्क करता है। अब एरो फंक्शन में हम क्या पढ़ेंगे, एरो फंक्शन जो है अलग अलग तरीके से हम लिख सकते हैं। एरो फंक्शन को लिखा आप देख सकते हो कैसे, तो चलो अब हम यहाँ पे एक एक करके समझते हैं। तो एरो फंक्शन की पहली बात तो नीड क्यों पड़ी, तो एरो फंक्शन आप देख रहे हो कि कितना शॉर्ट कर दिया है इसने, कंसाइज कर दिया है।
मतलब जहां पे हमें फंक्शन लिखना पड़ता था, पहले फंक्शन कीवर्ड, फिर फंक्शन का नेम, फिर पैरेंथेसिस, फिर कर्ली ब्रेसेस और फिर उसके अंदर, तो यहाँ पे अब हमें ना फंक्शन लिखना पड़ रहा है ना फंक्शन का नेम लिखना पड़ रहा है, तो एकदम शॉर्ट फॉर्म में इसने बना दिया हमारा एक फंक्शन। तो इसीलिए क्लियर, कंसाइज और एकदम शॉर्ट तरीके से फंक्शन को यूज करने के लिए हमारा एरो फंक्शन आता है। और ये एरो फंक्शन हमारा अभी अभी लेटेस्ट में 2015 में जो हमारा एक्मा स्क्रिप्ट 6 आया था उसमें इंट्रोड्यूस किया गया था और अब ये बहुत ज्यादा यूज होता है। तो अब सबसे पहले हम ये पढ़ रहे हैं कि अगर हम इसमें एक पैरामीटर पास करें तो ये हम पढ़ चुके हैं, सॉरी 1 पैरामीटर तो हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं, तो इसको हम दे देते हैं। यहाँ पे हमने पढ़ा 1 पैरामीटर, एक पैरामीटर पास करेंगे तो क्या होगा। फिर दूसरी चीज हम पढ़ लेते हैं मल्टीपल पैरामीटर्स में क्या होगा। अब यहाँ पे एक और चीज थी जो मैं आपको बता सकती हूँ कि यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे देखो, अब इसको और छोटा कैसे लिख सकते हैं, मैं बताऊं, इसको हम और भी छोटा लिख सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पे अगर हम सिर्फ फंक्शन के अंदर एक स्टेटमेंट प्रिंट कराना चाह रहे हैं, तो अगर जब हम एक स्टेटमेंट प्रिंट कराना चाहते हैं तो हम यहाँ पे ये कर्ली ब्रेसेस को रिमूव कर सकते हैं और इसको हम एक लाइन में ही लिख सकते हैं इस तरीके से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अभी भी कोई दिक्कत नहीं, यश आराम से प्रिंट हो जाएगा। तो ये आप देखो, आप सिंपल एक लाइन में हमारा पूरा फंक्शन बन के तैयार हो गया इस तरीके से। अगर आपको मान लो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है किसी नंबर का स्क्वायर, तो SQUARE स्क्वायर, आपको स्क्वायर निकालना है। तो आपने एक स्क्वायर करके वेरिएबल बनाया, आपको स्क्वायर कैसा होता है, कोई भी नंबर में उसी का नंबर इंटू कर दो तो वो स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पे ये इंटू थोड़ी ना होगा, यहाँ पे तो हमारा नंबर पास होगा, यहाँ पे जैसे नंबर पास किया हमने पैरामीटर। तो अब हमें यहाँ क्या करना है, हम क्या चाह रहे हैं, यहाँ पे प्रिंट नहीं करवाना चाह रहे, हम रिटर्न करना चाह रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, रिटर्न, यहाँ पे हम लिखते हैं n इंटू n, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसको कॉल करेंगे स्क्वायर को और इसमें हम पास करेंगे कि हमें चाहिए 6 का स्क्वायर, तो अब देखो क्या होगा, 6 का, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे हमने रिटर्न करवाया है, तो रिटर्न करवाया है तो मतलब वैल्यू हमारी यहाँ पे आई होगी, तो इसको हमें प्रिंट करवाना पड़ेगा। तो इसको हम कंसोल डॉट लॉग करके देखते हैं। तो अब आपका आ जाएगा 6 6 36, तो यहाँ पे आपका ये आ गया 36, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा भी होता है एरो फंक्शन में, अभी भी आपका एक स्टेटमेंट है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसको रिमूव कर सकते हो, ठीक है। अब आप कहोगे कि इसने तो रिटर्न में एरर दे दिया, तो यहाँ पे हमें रिटर्न कीवर्ड की लिखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इतना एडवांस है एरो फंक्शन कि वो ये समझ जाता है कि अगर आपने रिटर्न के बाद कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाए, मतलब अगर आपने रिटर्न, मतलब ये एरो के बाद अगर आपने कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाए, तो इसका मतलब है कि आप किसी चीज को रिटर्न कर रहे हो, तो वो ऑटोमेटिकली उस चीज को रिटर्न कर देता है। तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली रिटर्न करेगा, देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसने हमें 36 रिटर्न करके दे दिया। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो आप इसका ऐड का ट्राई करना कि आपको यहाँ पे 2 नंबर पास किए, 2 आर्ग्यूमेंट पास किए और आपको ऐड बनाना है। चलो हम खुद ही देख लेते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे अभी हमने 1 आर्ग्यूमेंट देख लिया, अब यहाँ पे हम देखेंगे मल्टीपल आर्ग्यूमेंट वाला पैरामीटर। तो मल्टीपल पैरामीटर में हम बना रहे हैं एक ऐड फंक्शन, लेट ऐड इज इक्वल्स टू, हमारा नॉर्मल हमारा एरो फंक्शन का हमने सिंटेक्स लिख लिया, ये इस तरीके से हमारा सिंटेक्स होता है। अब हमें क्या करना है, ए और बी को हमें प्लस करना है, तो हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे होंगे ए प्लस बी को, और यहाँ पे जब हम कॉल करेंगे ऐड और यहाँ पे हम रिटर्न कर रहे हैं तो हमें प्रिंट कराना होगा, तो हम कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड को कॉल कर देंगे और उसमें हम पास करा देंगे हमें 4 + 7 को प्रिंट कराना है, ठीक है। तो अब आप इसको रन करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे 11 प्रिंट हो गया। अब आप इसको भी छोटा कर सकते हो, कैसे? क्योंकि हमारा एक ही स्टेटमेंट है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप इसकी कर्ली ब्रेसेस को रिमूव कर दोगे और यहाँ पे आपको रिटर्न कीवर्ड को भी रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि वो ऑटोमेटिकली समझ जाता है। तो इस तरीके से आप सिंगल लाइन में आप इसको लिख सकते हो। देखो कितना शॉर्ट में आपको ये समझ में आ गया है। तो इस तरीके से हमारा ये हो जाता है। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर हमें मल्टीपल स्टेटमेंट लिखने हैं, तो अगर हम मल्टीपल स्टेटमेंट लिखने हैं तो हमें कर्ली ब्रेसेस को रिमूव हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अगर हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखेंगे तो यहाँ पे हमने बनाया लेट, हमने बनाया
मल्टीप्लाई बना लेते हैं। मल्टीप्लाई हमने एक फंक्शन बनाया जो क्या कर रहा है, 2 नंबर का मल्टीप्लाई कर रहा है। अब यहाँ पे हमने किया एरो फंक्शन है, तो हम सबसे पहले हमारा एरो बना दें और फिर हमारा जो ब्लॉक है उसको ओपन करते हैं। अब हम यहाँ पे चाह रहे हैं कि ये हमें क्या करके दे, ये हमें प्रिंट करे। क्या ये हमें प्रिंट करे? पहले तो ये बोले कि हेलो आई एम मल्टीप्लाई फंक्शन, फिर इसके बाद ये क्या करे, रिटर्न करके दे हमें a इंटू बी को। ठीक है, तो ये हमारा मल्टीपल लाइन है। तो अब हम यहां से करली ब्रेसेस को रिमूव नहीं कर सकते। करली ब्रेसेस को हम तभी रिमूव कर सकते हैं जब हमारी सिंगल लाइन का कोड है ब्लॉक के अंदर, तभी। तो अब हम इसको कॉल कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई, और इसमें हम पास कर देंगे हमारा, फॉर एग्जाम्पल हमने किया 4 और 3 को, और यहाँ पे अब हमें क्या करना होगा, ये रिटर्न हो रहा है, तो रिटर्न हो रहा है तो हम इसको प्रिंट भी करना पड़ेगा, console.log। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेकेंड, बस अब हम यहाँ पे इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखो, अब इसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया हेलो आई एम मल्टीप्लाई फंक्शन, और इसने 4 3 12 भी हमको रिटर्न कर दिया। तो इस तरीके से आप कितने भी नंबर ऑफ लाइंस का कोड इसके अंदर इस तरीके से लिख सकते हो। अब आप कहोगे चलो ये चीजें अब आपने समझ ली, अब आप कहोगे कि मैं तो एक ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहा हूं और मैं उसको सिंगल लाइन में एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न करवाना चाह रहा हूं। ठीक है, तो अब आपने बोला एक आपने वेरिएबल बनाया कॉन्स्ट, आपने बोला क्रिएट यूजर, मैं एक यूजर को क्रिएट करना चाह रहा हूं, क्रिएट यूजर। तो आप क्रिएट यूजर करके एक फंक्शन बनाना चाह रहे हो जो क्या करेगा, यूजर्स को बनाएगा। अब यूजर्स को बनाएगा तो हम क्या चाह रहे हैं कि यूजर हमें नेम देगा उसका और उसकी एज देगा, तो हम उसको बना देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपने दिया, अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, करली ब्रेसेस आपने लगाए, और अब आप क्या कर रहे हो, रिटर्न कर रहे हो ऑब्जेक्ट, जिसमें आप क्या करोगे, इसने जो नेम दिया है और एज दिया है उसको आप रिटर्न कर दोगे, नेम कॉमा एज को आप रिटर्न कर दोगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसके बाद हम यहाँ पे इसको कॉल करते हैं, क्योंकि करली ब्रेसेस से हमारा ऑब्जेक्ट बनता है, तो हमने इसको ऑब्जेक्ट बना दिया। एक सेकेंड, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम इसको कॉल करते हैं, तो हम कॉल करते हैं क्रिएट यूजर को, और उसमें हम पास कराते हैं कि नेम है हमारा राम और हमारी एज है मान लो आप 12। तो आप इसको console.log कराओगे, क्योंकि चीजें क्या हो रही है, रिटर्न हो रही हैं, तो यहीं पे आएंगी, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, console.log करेंगे, तो ये चीज हमारी हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको रन करते हैं, तो अब देखो इसने हमारे किसको रिटर्न कर दिया है, ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर दिया है कि नेम राम है, एज 12 है। अब आपको बहुत ऑब्जेक्ट, जैसे ये कहाँ पे, अब ये कैसे यूज होगा, अब बार बार आपको यहाँ पे ऐसे ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, जैसे हम पहले बना रहे थे ना ऑब्जेक्ट, वैसे ऑब्जेक्ट बार बार लिखने की जरूरत नहीं है आपको। अगर सेम और बहुत सारे बनाने हैं, जैसे आपको बनाना है यहाँ पे नेम आपका यश हो और उसकी एज आपकी मान लो फॉर एग्जाम्पल उसकी एज आपकी 14 हो, तो आप क्या करोगे, इसको सिंपली करोगे, तो अब उसने आपको ये दे दिया और आपको ये दे दिया, तो आपको अलग से यूजर 1 यूजर 2 करके इनको ऐसे बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये चीज हो गई। अब आप कहोगे कि आपने बोला था कि सिंगल लाइन है, अगर आपकी सिंगल लाइन है तो आप ये पैरेंथेसिस को रिमूव कर सकते हो। ठीक है, चलो कर दो पैरेंथेसिस को रिमूव। इसके बाद आपने बोला था कि आप रिटर्न को रिमूव कर सकते हो, रिटर्न क्योंकि वो ऑटोमेटिकली समझ जाता है, तो आपने रिटर्न को भी रिमूव कर दिया। ठीक है, एरर भी नहीं आ रहा, चलो अब रन करके देखते हैं क्या होता है। तो अब यहाँ पे आ गया अनडिफाइन, तो अब आप कहोगे अनडिफाइन क्यों आ गया, इसको तो कुछ ना कुछ, इसको तो हमारे नेम और एज को रिटर्न करना चाहिए ना। तो यहाँ पे बात ये आई कि इस एरो फंक्शन ने इस पैरेंथेसिस को, इस करली ब्रेसेस को उसने फंक्शन का ब्लॉक समझ लिया। कैसा फंक्शन का ब्लॉक, जैसे आप यहाँ पे क्या लिखते हो, इस तरीके से लिखते हो ना एरो फंक्शन में करली ब्रेसेस, और इसके अंदर आपको जो भी चीजें करनी रहती है वो लिखते हो। तो उसने क्या मान लिया, इसको इसने ऑब्जेक्ट का नहीं माना, इसने इसको मान लिया अपने फंक्शन का ब्लॉक मान लिया इसको। तो इस वजह से इसने क्या किया, इसको ब्लॉक मान लिया, और इस ब्लॉक के अंदर कोई रिटर्न स्टेटमेंट है ही नहीं, तो इसमें कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है, तो इसने कोई चीज रिटर्न नहीं करी। और इसने जब कुछ रिटर्न नहीं किया, इसका मतलब इसने क्या रिटर्न किया, अनडिफाइंड रिटर्न किया। यहाँ पे अनडिफाइंड इसने रिटर्न किया और हमने अनडिफाइंड को प्रिंट करा दिया। तो अब इससे बचने का तरीका क्या है,
कि हम तो एक ही लाइन को वो करना चाह रहे हैं, तो हम इसको बचेंगे कैसे? इसको बचने का ये तरीका है कि हम इसको ये वाले ब्रैकेट्स के अंदर लिख देंगे, पैरेंथेसिस के अंदर। तो इससे क्या होगा, इससे ये समझ जाएगा कि ये इसके अंदर जो चीज है वो हमको रिटर्न करवानी है, इसके अंदर जो चीज है वो हमको रिटर्न करवानी है। चलो ठीक है, ये चीज समझ गए। तो ये देखो, अब ये समझ गया कि उसके अंदर जो चीज थी वो हमको रिटर्न करवानी है और उसने रिटर्न कर दी, ठीक है। और एक और चीज है कि अगर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, अगर यहाँ पे आप एक ही पैरामीटर ले रहे हो, तो आप यहाँ से भी आप वो ब्रैकेट को हटा सकते हो, जो आपका पैरेंथेसिस था उसको आप यहाँ से भी रिमूव कर सकते हो अगर आप एक ही चीज ले रहे हो। तो जैसे अगर आप यहाँ पे नेम ही को अकेले को रिटर्न करवा रहे हो, तो आपने यहाँ से भी आपकी जो पैरेंथेसिस के अंदर आप लिखते थे ना, वो पैरेंथेसिस भी यहाँ से रिमूव कर सकते हो। यहाँ पे ये देखो, ये उसने दे दिया नेम है आपका राम, तो इस तरीके से आप पैरेंथेसिस को भी रिमूव कर सकते हो। बट अभी हमने ये बता दिया। अब इसके बाद हम ये भी बता देते हैं कि हम इसको इस तरीके से और लिख सकते हैं, कैसे कि यहाँ पे हमारा आ जाएगा मान लो यूजर, और यहाँ पे हम सिर्फ एक ही, अगर हमारा पैरामीटर एक ही होता है तो हम यहाँ पे हमारे इस ब्रैकेट को रिमूव कर सकते हैं, अगर एक पैरामीटर है तो इस तरीके से ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब इसको हम रन कर सकते हैं, तो ये हमारा काम कर जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे एज अनडिफाइंड क्यों आया? क्योंकि आपने यहाँ पे जो आपका यहाँ पे आपने कॉल किसको कर दिया, क्रिएट यूजर को कॉल कर दिया, लेकिन हमें किसको कॉल करना था, यूजर्स को कॉल करना था। अब आपका सिर्फ नेम वाली चीज आ जाएगी, ये देखो नेम आ रहा है। तो इस तरीके से आपने आप मल्टीपल चीजें पढ़ ली एरो फंक्शन में भी, कि कैसे कैसे हर एक चीज मैंने बताई कि आपको कहीं पे भी डिफरेंट टाइप से एरो फंक्शन लिखा हुआ दिख जाए तो आप समझ जाओगे कि ये एरो फंक्शन में यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, हम यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीजें जो है वो समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं एरो फंक्शन के साथ साथ हम दिस कीवर्ड का यूज क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। और ऐसा क्यों लिखा रहता है, ऐसा क्यों हमने देखा है जगह पे, अगर आपने पहले कहीं पढ़ी होगी जावास्क्रिप्ट तो आपने देखा होगा कि ऐसा आपको पढ़ा दिया जाता है कि एरो फंक्शन जो है उसमें के अंदर हम दिस कीवर्ड को यूज नहीं कर सकते। तो क्यों, कैसे, वो हम देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले हम जाते हैं दिस कीवर्ड के अंदर, और यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि एरो फंक्शन को कैसे क्या यूज क्यों नहीं करते। तो यहाँ पे दिस कीवर्ड विथ एरो फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि इसी चीज को हम मान लो कॉपी करते हैं। यहाँ पे ये जो हमारा ये था, जो हमने ऑब्जेक्ट वो बनाया था, ऑब्जेक्ट को हमने इसको ये बनाया ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम यहाँ पे इस फंक्शन की जगह पे इसको बना देते हैं एरो फंक्शन, ठीक है। इसको बना दिया हमने एरो फंक्शन। तो यहाँ पे कुछ नहीं किया हमने, इसके पहले भी ग्रीट के अंदर फंक्शन स्टोर हो रहा था और अभी भी ग्रीट के अंदर क्या है, फंक्शन ही स्टोर हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पे देखूं यूजर के अंदर जो ग्रीट है वो क्या है, अभी भी फंक्शन ही है। यहाँ पे अब हम रन कर रहे हैं नोड दिस डॉट जेएस को, ठीक है। यहाँ पे अगर हम इसको कंसोल डॉट लॉग कराएं कि यूजर के अंदर जो ग्रीट है वो है क्या चीज, किसको स्टोर कर रहा है, तो यहाँ पे आएगा कि ये एक फंक्शन को स्टोर कर रहा है। ये देखो ग्रीट हमारा एक फंक्शन को स्टोर कर रहा है, और जब हमने नॉर्मल फंक्शन लिखा था तो वो भी एक फंक्शन था। तो अभी दोनों कुछ नहीं चेंज हुआ, बस हमने क्या किया, फंक्शन नॉर्मल फंक्शन की जगह एरो फंक्शन का यूज कर लिया है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब नेम क्या हमारा आएगा, अनडिफाइंड दे दिया। अभी तो जब हम नॉर्मल फंक्शन यूज कर रहे थे तब तो यश आ रहा था, लेकिन अब अनडिफाइंड क्यों कर दिया? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे जो हमारा दिस है, वो एरो फंक्शन के अंदर अगर हम दिस का यूज करते हैं तो वो किसको पॉइंट करता है, वो पॉइंट करता है एम्प्टी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। तो इसलिए अब एम्प्टी ऑब्जेक्ट के अंदर तो नेम है ही नहीं, तो इसलिए इसके अंदर जब नेम है ही नहीं तो उसमें वैल्यू हम कहां से मिलेगी, हमें वैल्यू मिलेगी ही नहीं, क्योंकि ये एम्प्टी है। तो इसका मतलब ये क्या हमें दे देगा, ये हमें अनडिफाइंड दे देगा। इसीलिए जब हम दिस डॉट नेम कर रहे थे तो वो चीज अनडिफाइंड आ रही थी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। और अगर हम इसको एक चीज और करें, अगर हम इसको मान लो हमने ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं लिखा, नॉर्मली भी अगर हम यहाँ पे इसको लिखते हैं तो क्या होता है ये देखते हैं। तो यहाँ पे हम बनाते हैं लेट ग्रीट, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस तरीके से हमने फंक्शन बनाया। इसको अभी के लिए हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं।
और यहाँ पे अब हम ग्रीट को कॉल कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि नॉर्मल हमारे फंक्शन में क्या होता है। तो यहाँ पे देखो नॉर्मल फंक्शन में भी हमारा क्या स्टोर करता है, नॉर्मल फंक्शन में भी हमारा जो, अगर हम दिस को यूज करते हैं एरो फंक्शन के अंदर तो वो किसको पॉइंट करता है, एम्प्टी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। इसीलिए बोला जाता है कि दिस फंक्शन को हम यूज नहीं करते एरो फंक्शन के अंदर, क्योंकि वो पॉइंट एम्प्टी चीज को कर रहा है। तो एम्प्टी चीज से तो हम कुछ चीज को एक्सेस कर ही नहीं सकते ना, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि एरो फंक्शन जो है वो किसको पॉइंट नहीं करता, सॉरी एरो फंक्शन के अंदर हम किसको यूज नहीं कर सकते, हम दिस कीवर्ड को यूज नहीं करते। तो अब आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ऐसा क्यों बोला जाता है, दिस कीवर्ड और एरो फंक्शन का क्या यूज है, कैसे क्या चीज होती है, हर एक चीज हमने यहाँ पे डिटेल में पढ़ ली है। तो ये चीज हमारी हो गई सारी, ठीक है। तो अब हम इसको करते हैं टिक, हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है और ये सारी चीजें हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं यहाँ पे 30 डेज ऑफ जावास्क्रिप्ट चैलेंज में। तो अभी हमने यहाँ पे फंक्शंस पढ़ लिए हैं, एक्सप्रेशन, फंक्शन, डिक्लेरेशन, एक्सप्रेशन, पैरामीटर्स भी पढ़ लिया है, दिस कीवर्ड क्या होता है ये भी पढ़ लिया है, और एरो फंक्शन क्या होता है ये भी हमने पढ़ लिया है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम पढ़ने वाले हैं इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन, इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। चलो इसको देखते हैं। तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं। ये एक और नए टाइप का हमारा क्या है, फंक्शन है। तो यहाँ पे हम इसके अंदर एक और फाइल बना लेते हैं जो हमारी होगी आई इमीडिएटली इन्वोक्ड, नाम क्या था, इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन, ठीक है, फंक्शन एक्सप्रेशन था। तो फंक्शन एक्सप्रेशन डॉट JS। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले, इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। अब आपको नाम से समझ में आ रहा होगा क्या, इमीडिएटली इन्वोक्ड, इन्वोक्ड का मतलब होता है कॉल करना, मतलब हम फंक्शन जो एक्सप्रेशन रहेगी, फंक्शन एक्सप्रेशन तो हम पढ़ चुके हैं, हम फंक्शन एक्सप्रेशन जो रहेगा हमारा उसको हम ऑटोमेटिकली कॉल कर देंगे, तुरंत की तुरंत इमीडिएटली कॉल करेंगे, मतलब जैसे ही हम फंक्शन को डिफाइन किया वैसे ही हमने फंक्शन को कॉल किया, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे। तो चलो इसको देखते हैं। तो हमारी फंक्शन एक्सप्रेशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे फंक्शन में हम क्या करते हैं, फंक्शन बनाते हैं। अब यहाँ पे हमने विदाउट नेम फंक्शन बनाया क्योंकि ये इमीडिएटली इन्वोक्ड हो जाएगा, इसमें हमें नेम की जरूरत नहीं रहती, इसमें नेम की हमें जरूरत नहीं रहती है। तो यहाँ पे हमने फंक्शन बनाया, इसका सिंटेक्स हम ये देख रहे हैं, यहाँ पे ये हमारा क्या है, सिंटेक्स। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को हम एक पैरेंथेसिस में रैप कर लेते हैं और इसके बाद हम यहीं पे फंक्शन को क्या कर दिया, हमने कॉल कर दिया ये। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सिंटेक्स हो गया इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन का। तो अब अगर हम इसको नॉर्मल फंक्शन से कंपेयर करें तो क्या होता है, तो नॉर्मल फंक्शन से अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो जैसे यहाँ पे क्या है, ये फंक्शन एक्सप्रेशन है। फंक्शन एक्सप्रेशन जो हमारी होती है वो कैसे लिखते हैं, हम कोई भी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाते हैं। तो लेट हमने लिखा यहाँ पे, मान लो ऐड जो हमारा ये फंक्शन है, यहाँ पे हमने बनाया फंक्शन और ये हमारा बन गया क्या, फंक्शन एक्सप्रेशन। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, कंसोल डॉट लॉग कर रहे हैं हेलो फॉर एग्जाम्पल, इसको ग्रीट नाम दे देते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम ग्रीट कर रहे हैं। तो ये हमारा फंक्शन है, ठीक है, नॉर्मल फंक्शन है। और इसके बाद हमें कॉल करने के लिए क्या करना पड़ता था, यहाँ पे हमें कॉल करने के लिए ग्रीट को ऐसे करके कॉल करना पड़ता था। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, हमें यहाँ पे ग्रीट को क्या कर रहा है, कॉल कर रहे हैं। तो अब हमने क्या किया, इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन का मतलब ये हो गया कि ग्रीट क्या है, ग्रीट हमारा ये फंक्शन है। तो आपने क्या किया, इस फंक्शन को इस ग्रीट कीवर्ड से रिप्लेस कर दिया और इस पूरे को आपने इस ब्रैकेट के अंदर स्टोर कर दिया। तो बस यही था हमारा क्या, इन्वोक्ड, इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन। मतलब हमने यहां पे अलग से डिफाइन नहीं किया, हमने जहां डिफाइन किया वहीं कॉल किया, तो ये हमारा फंक्शन हो गया। तो अब हम इसको बनाते हैं नोट और यहाँ पे हम रन करते हैं fe.js। तो यहाँ पे आप देखो हेलो प्रिंट हो गया। तो इसका मतलब जहां पे हमें इमीडिएटली इन्वोक करवाना होगा तो वो ये है, ठीक है। तो इसका जो पहले ये जो था ना, ये हमें प्राइवेसी वगैरह बहुत अच्छे से देता था और कॉन्फ्लिक्ट वगैरह, जैसे हम जो ग्लोबल में अगर हमने यहाँ पे मान लो x डिक्लेयर कर दिया 10 और फिर इसके अंदर फंक्शन के अंदर भी अगर हम यूज कर रहे हैं लेट x इज इक्वल्स टू 20, तो ये हमारी इसमें स्कोप वगैरह में भी हेल्प करता है कि आपका ये यहाँ पे जो x आप एक्सेस करोगे वो x कौन सा होगा, ये फंक्शन के अंदर वाला होगा, ठीक है। अब तो ये दिक्कत नहीं आती क्योंकि हमारा लेट कीवर्ड इंट्रोड्यूस हो गया है। पहले जब वेर था तो मैंने बताया था ना, वेर हमारा दिक्कत देता था।
तो वो वेर के टाइम पे ये ज्यादा यूज किया जाता है। अभी भी हम यूज कर लेते हैं इस फंक्शन को, बट मेनली इसका रीजन है प्राइवेसी वगैरह को ये दे देता है, ठीक है, आइसोलेट कर देता है, स्कोप वगैरह को डिफाइन कर देता है, क्योंकि हमारा जो वेर कीवर्ड था उसमें तो वो स्कोप को मानता ही नहीं था, बस वो फंक्शन स्कोप को मानता था, बाकी इफ किसी भी स्कोप को मानता ही नहीं था, इस वजह से ये चीज थी। अब यहाँ पे ये सारी चीजें हो गई, हेलो हमने प्रिंट करा दिया। अब अगर मान लो ये हमने क्या किया, यहाँ पे तो हमने कोई पैरामीटर वगैरह पास नहीं किया, अब हम चाहते हैं पैरामीटर वाला फंक्शन बनाना। तो अब हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे इसको वेरिएबल में भी स्टोर नहीं किया था, तो हम इसको जैसे हम नॉर्मल हमारी फंक्शन एक्सप्रेशन क्या लिखते हैं, लेट एड इज इक्वल्स टू, हम लिखेंगे फंक्शन, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फंक्शन के बाद हम लिखते थे यहाँ पे जैसे हमने पैरामीटर पास करा दी ए बी, और इसके बाद यहाँ पे हम ये लिखते थे। अब हमें यहाँ पे रिटर्न करवाना है a प्लस बी को, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन बन गया नॉर्मल फंक्शन एक्सप्रेशन। अब इसको कॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, अलग से ऐड करके लिखना पड़ता था, ऐड, और यहाँ पे हम लिखते थे 5,6 और इसको कॉल करते थे। लेकिन अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस ऐड की जगह पे हम क्या करेंगे, ये पूरे फंक्शन को ले आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस ऐड की जगह पे हमने इस फंक्शन को ले आए, ये पूरे फंक्शन को ले आए, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको इमीडिएटली यहाँ पे हमने कॉल कर लिया, ठीक है। तो अब ये चीज ये क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है कुछ चीज को। तो अब ये जो रिटर्न कर रहा है a प्लस बी रिटर्न कर रहा है, इसको हम कहाँ स्टोर करेंगे, तो इसको हम स्टोर कर रहे हैं इस ऐड वेरिएबल के अंदर। तो जब हम इस ऐड वेरिएबल को प्रिंट कराएंगे तो इसमें हमारा सम स्टोर जो है वो प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ऐड को प्रिंट करा रहे हैं, तो यहाँ पे इस तरीके से भी हम इस फंक्शन को, यहाँ पे 11 प्रिंट हो गया, तो इस तरीके से भी हम इस फंक्शन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तरीका ये हो गया हमारा। तो इसके साथ हमारा आपको ये समझ में आ गया होगा, नॉर्मल सा फंक्शन था, सिंपल सा, इजी सा, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो आज हमने डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन पढ़े, और भी अभी आगे कुछ कुछ पढ़ना है। तो इसको यहाँ पे हम क्या करते हैं, टिक करते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये वाला फंक्शन भी हो गया। अब यहाँ पे हम फंक्शन स्कोप और होस्टिंग के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे, और कॉल बैक फंक्शन क्या होता है, ये सारे टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब इस वीडियो के लिए इतना काफी है, तो मिलते हैं एक और न्यू और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।